नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास विधि का विधान पार्ट 3। दो कारों को सड़क की ढलान पर पेड़ों के बीच आड़ में खड़ा कर रखा था। दिन के 11 बज रहे थे। देविका दीवान वैन के भीतर ही बैठी थी। गुल्लू और नानक चंद सड़क के किनारे दाएं बाएं खड़े थे। उनके हाथ खाली थे, कोई हथियार नहीं था। उनके हिसाब से वैन के आने में अभी 1 घंटे के ऊपर का समय था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। नानक चंद टहलता हुआ सड़क पार करके गुल्लू के पास पहुंचा। गुल्लू ने सख्त दृढ़ता भरी निगाहों से नानक चंद को देखा। आंखों से नक्शा क्यों मारता है? नानक चंद ने शांत लहजे में कहा। नक्शा? घूरता क्यों है मुझे? मैंने तेरा क्या खोल लिया है? नानक चंद ने शांत स्वर में कहा। एक बात याद रखना नानक चंद, गुल्लू ने एक एक शब्द चबाकर कहा। याद करवा, उन 8 सिक्योरिटी गार्डों को किसी भी हाल में यहाँ से बचकर नहीं निकलने देना। नहीं निकलेंगे। नानक चंद के चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैल गई। अगर तू काबिल है तो अपनी काबिलियत का नमूना दिखा देना। मेरी काबिलियत तूने अभी देखी ही कहाँ है। वैसे अगर वैन के भीतर बैठे वानखेड़े और दोनों कमांडोज ने हम पर अटैक करना आरंभ कर दिया तो स्थिति नाजुक हो सकती है। नानक चंद कह उठा। गुल्लू के जबड़े कस गए। ऐसा हुआ तो देखा जाएगा। कदम बढ़ाने के बाद हमने हर हाल में सफलता ही हासिल करनी है। कदम पीछे नहीं हटाना है और अपनी जान को भी सलामत रखना है। गुल्लू ने दांत पीसते हुए कहा। धीरे धीरे, अपने दांतों को ज्यादा मत खींच, टूट गए तो नकली जबड़े को ठोकना पड़ेगा। गुल्लू जवाब में गुर्राकर रह गया। उन 8 गार्डों के साथ दोनों कारों के ड्राइवरों को भी खत्म करना है, वरना वे हमारे तय किए गए मुनासिब वक्त से पहले हादसे की खबर फैला सकते हैं। ऐसा हो जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इस बात का एहसास है मुझे। गुल्लू ने सिर हिलाया। तुझे निशाना लगाना आता है? लगाकर दिखाऊं? नानक चंद फौरन बोला। गुल्लू नानक चंद को गहरी निगाहों से घूरने लगा। तू नक्शा बहुत मारता है, नानक चंद ने लापरवाही से कहा। हवा में कम उड़ा कर। गुल्लू गुस्से में कुछ कहने लगा कि नानक चंद बोल उठा। वह वैन में जो बैठी है तेरी क्या लगती है? क्यों? गुल्लू की आंखें सिकुड़ी। तेरे को क्या लेना देना? इतनी खूबसूरत चीज मेरे सामने है और तू बोलता है मेरे को क्या लेना देना? नानक चंद ने उसकी आंखों में देखा। पहले ही बता दे, अगर वह तेरी खास लगती है तो ठीक, नहीं तो मैं नक्शा मारकर उसे फंसाता हूँ। तू करेगा यह काम? क्यों, मेरे को दीमक लगी है क्या? अपनी उम्र देखी है? मैंने तो देखी है, लेकिन तूने मेरा सब कुछ नहीं देखा। देखा होता तो अब तक चुपचाप खिसक लिया होता। गुल्लू ने नानक चंद को खा जाने वाली निगाहों से देखा। मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। यह बात है तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन गुल्लू ने दांत भींचकर गुर्राहट भरे स्वर में कहा। तुझे छूट है, लाइन मार या अपना नक्शा मार, कुछ भी करके उसे फंसा सकता है। कामयाब हो सकता है तो हो ले। तेरी तरफ से छूट है? नानक चंद के होठों पर एकाएक मुस्कान उभरी। पूरी पूरी छूट है। ठीक है। क्या ठीक है? यही कि मौका मिलते ही मैं नक्शा मारकर उसे ले उड़ूंगा। तूने अभी इलाहाबादी नक्शे को नहीं देखा। देखा होता तो चुपचाप अब तक खिसक लिया होता। नानक चंद ने बीड़ी सुलगाई। तेरे को दूसरों को चुपचाप खिसकाने में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। समझदार है जो बात को जल्दी समझ गया। अब शादी के लिए कोई दूसरी ढूंढ ले। कहने के साथ ही नानक चंद पलटा और बीड़ी की कश लेते हुए सड़क पार पेड़ के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया। साला नक्शे की औलाद। गुल्लू खा जाने वाली निगाहों से उसे देखता हुआ बड़बड़ाया और पलटकर पेड़ों के झुरमुट में खड़ी कार के पास पहुंचकर ठिठका। देविका दीवान कार की पिछली सीट पर पसरी पड़ी थी। दोनों की आंखें मिली। कई पलों तक वे एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच तीखी खामोशी सी व्याप्त रही। गुल्लू ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे नानक चंद उसे कहीं नजर न आया। वह ऊंचाई पर सड़क के उस पार था। गुल्लू पुनः देविका दीवान को देखने लगा, फिर सिगरेट सुलगाने के पश्चात बोला। देविका, मैं चाहता हूं इन दोनों हीरों के हम पूरे तौर पर मालिक बन जाएं। गुल्लू का स्वर गंभीर था। ख्याल तो मेरा भी ऐसा ही है।
देविका दीवान का स्वर शांत था। तो फिर कुछ सोच, परंतु यह सब संभव नहीं लगता। क्या मतलब? तुम देवराज चौहान को भूल रहे हो। मैं उसकी हिस्ट्री जानती हूँ। वह शेर की तरह फाड़कर हमें खा जाएगा। ऐसे शेर मैंने बहुत देखे हैं। गुल्लू के जबड़ों में कसाव आ गया। ऐसा कहकर भूल कर रहे हो। तुम अभी देवराज चौहान को ठीक से जानते नहीं। जो भी है तो वह इंसान ही। हाँ, लेकिन मैं लेकिन के आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। गुल्लू सख्त स्वर में कह उठा। तुम देवराज चौहान की फिक्र छोड़कर हीरों को हथियाने की प्लानिंग बनाओ। देवराज चौहान से निपटना मेरे हिस्से में रहा। मेरे ख्याल में तुम उससे निपट नहीं सकोगे। यह फिक्र तुम मेरे लिए छोड़ दो। गुल्लू के होठों से गुर्राहट निकली। मैं एक राय दूं? देविका दीवान सीधी होकर बैठते हुए बोली। क्या? जावेरी को साथ मिला लो। जावेरी के साथ होने पर शायद देवराज चौहान से निपटा जा सके। बकवास मत करो। मैं हीरों के मामले में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर जावेरी को ही साथ में रखना है तो देवराज चौहान में क्या बुराई है? फिर क्या भला? देविका दीवान गुल्लू को देखती रही। चेहरे पर उलझन के भाव थे। तुम मुझसे कहीं बेहतर सोच सकती हो कि हीरो को हम इन लोगों से कैसे हथिया सकते हैं। इसलिए मैंने सोचने का काम तुम्हारे हवाले किया है। गुल्लू स्वर को संयत करने की चेष्टा में बोला। अच्छी बात है। देविका दीवान ने सिर हिलाया। अगर सब काम ठीक निपटते रहे तो हीरे हाथ लगने तक हीरो को हथियाने का कोई रास्ता भी बता दूंगी। हीरे हाथ लगे ही लगे, इस तरफ से तुम निश्चिंत रहो। सिर्फ यह सोचो कि हीरे कैसे हमारे हो जाएं। जवाब में देविका दीवान ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। गुल्लू ने घड़ी में समय देखा, फिर कह उठा। आधा घंटा मस्ती मार लो, फिर हमें गनों के साथ पोजीशन ले लेनी है। वैन 10 मिनट पहले भी आ सकती है और बाद में भी। हमें हर संभव हालात को ध्यान में रखना है। देविका दीवान के सिर हिलाने पर गुल्लू पलटा और जरा सी ऊंचाई तय करके सड़क पर जा पहुंचा। वक्त और सूरज धीरे धीरे सरकते जा रहे थे। देविका दीवान की निगाह ऊपर नजर आ रहे गुल्लू पर ही थी। उसके होठ सिकुड़े हुए थे। जगमोहन और चंबा राम ने 1:30 बजे इंदौर बॉर्डर पार करके इंदौर में प्रवेश किया। जगमोहन ने वैन की स्पीड हवा की तरह तेज रखी थी और चंबा राम बार बार उसे धीमे चलाने को कह रहा था। लेकिन जगमोहन इस बात को जानता था कि वैन को धीमे चलाना ठीक नहीं होगा। उसकी गति तेज ही रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार उस बुलेट प्रूफ वैन का इस्तेमाल खास मौक़ों पर ही तब करती थी जब किसी कार्य को गुप्त रखना हो। इसी कारण वैन के बाहर मध्य प्रदेश सरकार का कोई मार्का नहीं था, सिवाय इसके कि नंबर प्लेट के साथ भारत सरकार लिखा हुआ था। वैन ने पहला बॉर्डर पार किया। बॉर्डर पर रोजमर्रा की पुलिस के अलावा आज खास तौर से एक सब इंस्पेक्टर और हवलदार मौजूद थे, जो कि स्पेशल उस वैन की रखवाली के लिए थे, उसे देखने के लिए थे। यहाँ तक कि उनके पास वैन की तस्वीर और नंबर भी था। वे दोनों तब तक वैन को देखते रहे जब तक वह निगाहों से ओझल न हो गई। सर, वह वैन गई? हवलदार बोला। हाँ, सब इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। वैन निकलते ही हमें ऊपर खबर करने का ऑर्डर है। चेक पोस्ट के कैबिन में फोन। मैं ऊपर वालों को खबर कर दूं? कहने के साथ ही सब इंस्पेक्टर पलटा। हवलदार भी साथ चल पड़ा। 30 फीट के फासले पर सड़क के किनारे चेक पोस्ट रूपी कमरा था। उसी समय उस कमरे से एक कांस्टेबल निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। बीच रास्ते में ही वे लोग मिले। सर, कांस्टेबल ने कहा, ऊपर से आपका फोन है। मेरा? सब इंस्पेक्टर ने अजीब से भाव में कहा। हाँ। सब इंस्पेक्टर सिर हिलाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। हवलदार उसके साथ था। सर, चलते चलते हवलदार बोला, मेरे ख्याल से हमें दिए गए टाइम से वैन 1 घंटा पहले निकल गई है। क्या फर्क पड़ता है? वैन 1 घंटा पहले चल पड़ी होगी। सब इंस्पेक्टर ने लापरवाही से जवाब दिया। वे दोनों पुलिस वाले कमरे में पहुंचे। फोन के पास रखा रिसीवर सब इंस्पेक्टर ने उठाया। हेलो, सब इंस्पेक्टर योगेश सिन्हा? आवाज उसकी कमिश्नर साहब की थी। यस सर, तुम अपनी यह ड्यूटी छोड़ सकते हो। फिलहाल वैन के आने का मामला आज कैंसिल है। व्हाट सर? आज वैन वहां से नहीं गुजरेगी। तुम पुलिस स्टेशन जा सकते हो और इंदौर के 3 जगहों पर तुमने जो पुलिस वाले
वैन के सिलसिले में तैनात कर रखे हैं, उन्हें भी यह खबर दे दो। सब इंस्पेक्टर योगेश सिन्हा कई पलों तक हक्का पक्का रह गया। तुम लाइन पर हो? कमिश्नर साहब की आवाज आई। यस सर। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? कमिश्नर साहब की आवाज में हल्का सा तीखापन आ गया था। सर, वह वैन तो अभी निकली है, अभी अभी। सब इंस्पेक्टर योगेश सिन्हा के होठों से निकला। क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? यस सर, मैं पूरी तरह होश में हूँ। सब इंस्पेक्टर सिन्हा समझ नहीं पाया कि क्या जवाब में कहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है। कमिश्नर की आवाज में तीखापन था। जो वैन अपनी जगह से चली ही नहीं, रवाना ही नहीं हुई, वह तुम्हारे सामने से कैसे निकल सकती है? तुम उसे कैसे देख सकते हो? निकली है सर। सब इंस्पेक्टर सिन्हा की हालत अजीब सी हो गई। मात्र 2 पल लाइन पर खामोशी रही। तुम्हारे साथ इस ड्यूटी पर कोई और भी है या तुम अकेले हो? एक हवलदार है सर। वह कहाँ है? मेरे करीब खड़ा है सर। उसे रिसीवर दो। सब इंस्पेक्टर सिन्हा ने रिसीवर फौरन हवलदार की तरफ बढ़ाया। हेलो सर। क्या नाम है तुम्हारा? कमिश्नर साहब की आवाज उसके कानों में पड़ी। जी, हवलदार राम सिंह तनेजा। तुमने वैन देखी? देखी सर। क्या रंग था उसका? सफेद सर। वैन का नंबर? हवलदार ने बताया। तुम जो कह रहे हो पूरी तरह होश में कह रहे हो? यस सर। करीब 3 मिनट पहले वह वैन हमारे सामने से तेज रफ्तार से गुजरी है। सब इंस्पेक्टर को फोन दो। हवलदार ने रिसीवर सिन्हा की तरफ बढ़ाया। हेलो। सब इंस्पेक्टर सिन्हा रिसीवर कान से लगाता हुआ बोला। अगली चेक पोस्ट कितनी दूर है जहां से वैन गुजरेगी? 8 किलोमीटर सर। तीसरी और लास्ट चेक पोस्ट इंदौर के दूसरे बॉर्डर पर है, दूसरी से करीब 9 किलोमीटर दूर। वैन की जो रफ्तार थी उसे देखते हुए 13-14 मिनट में वह इंदौर से बाहर होगी। तुम फौरन मेरे पास पहुंचो, तब तक मैं सारे मामले को जान लेता हूं। ओके सर। इंस्पेक्टर सिन्हा ने रिसीवर रखा और पलटा। क्या हुआ सर? हवलदार ने पूछा। कुछ नहीं, कमिश्नर साहब का दिमाग खराब हो गया लगता है। कमिश्नर साहब ने फौरन अपने ऊपर वालों से बात की। ऊपर वालों ने आगे घूम फिरकर 6 मिनट ही बाद कमिश्नर साहब तक पहुंची कि वैन अभी झाबुआ में ही है, वहां से रवाना नहीं हुई। कब वैन वहां से चले कुछ मालूम नहीं। स्पष्ट था कि गड़बड़ ही गड़बड़ है। कमिश्नर साहब ने तुरंत इंदौर बॉर्डर के दूसरी तरफ वाले बैरियर पर फोन लगाया। हेलो। उस तरफ से रिसीवर उठाया गया। आज सब इंस्पेक्टर रामचरण की ड्यूटी है चेक पोस्ट पर। अपना परिचय देने के पश्चात कमिश्नर साहब ने कहा। यस सर। रामचरण से फौरन मेरी बात कराओ। यस सर। अगले मिनट ही रामचरण फोन पर था। ऑर्डर सर। वह वैन निकली? अभी नहीं सर, अभी तो उसके आने में काफी वक्त है। सब इंस्पेक्टर का स्वर उनके कानों में पड़ा। कोई वक्त नहीं है, कमिश्नर साहब जल्दी से बोले। वह वैन कुछ ही मिनटों में उस बैरियर को पार करेगी। जी, लेकिन वह वैन नकली है, किसी खतरनाक अपराधी की खतरनाक चाल है। मैं समझा नहीं सर। सब इंस्पेक्टर रामचरण ने असमंजस भरे स्वर में कहा। यह समझने समझाने का वक्त नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वह सुनो। आने वाली वैन उसी वैन की कॉपी है जिसकी तस्वीर तुम्हारे पास है। नंबर, साइज और वैन का हुलिया वही है, लेकिन वह नकली वैन है। तुम्हें उस वैन को हर हाल में रोकना है। बैरियर पर मौजूद सब पुलिस वालों को अपने साथ ले लो, चाहे जो भी हो। वैन को हर हाल में तुमको रोकना है। उसमें मौजूद जो भी है तुम्हें हर कीमत पर, हर स्थिति में उन्हें गिरफ्तार करना है। इसके लिए बेशक हथियारों का भी इस्तेमाल करना पड़े तो परवाह नहीं करना। मुझे बहुत बड़े षड्यंत्र का एहसास हो रहा है। यस सर। आप यहाँ के इंचार्ज को मेरी हेल्प करने का ऑर्डर दे दीजिए। हो सकता है मेरे कहने पर वह यह सब करने में ऐतराज उठाए, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। बुलाओ उसे, हरी अप। सब इंस्पेक्टर रामचरण भागकर सीमा बैरियर के इंचार्ज को बुला लाया, जो सब इंस्पेक्टर था। यस सर। तुम्हारे पास सब इंस्पेक्टर रामचरण खड़ा है? कमिश्नर साहब ने व्यग्र स्वर में पूछा। यस सर। बैरियर पर किसी भी समय सफेद रंग की वैन आ सकती है। रामचरण उस वैन को पहचानता है। उस आने वाली वैन को हर हाल में रोकना है। जो भीतर है उन्हें पकड़ना है। इस समय तुम्हें रामचरण की हर तरह से मदद करनी है। जो वह कहे तुम्हें वही करना है। यह मेरा ऑर्डर है। यस सर। जल्दी करो। कहने के साथ ही कमिश्नर साहब ने लाइन काट दी थी।
रिसीवर रखते ही सब इंस्पेक्टर ने पूछा, बात क्या है रामचरण? बाद में पूछना, पहले जल्दी से बैरियर जाम करो। दोनों तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। जगमोहन इस समय बात कम और वैन ड्राइविंग पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इंदौर शहर के बीच वाले इलाके से गुजरने पर भी उसने स्पीड खास कम नहीं की थी और इस बात का भी ध्यान रखा था कि एक्सीडेंट न हो जाए। जगमोहन का चेहरा सपाट और आंखों में दृढ़ता के भाव थे। मेरे ख्याल में इस भीड़ वाले इलाके में वैन की स्पीड इतनी तेज नहीं रखनी चाहिए, चंबा राम बोला। वैन को धीमी रखना हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। चंबा राम ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तुमने इंदौर से कहीं देवराज चौहान से फोन पर बात भी करनी थी। हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया, लेकिन अब मैं इंदौर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलकर ही बात करना ठीक समझता हूँ। यहाँ वैन पर किसी को कैसा भी संदेह हो सकता है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब की बात नहीं करोगे? करूँगा। जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। इंदौर और देवास के रास्ते के बीच कहीं तो फोन होगा। ऐसे में तो काफी देर लग जाएगी, क्योंकि इंदौर और देवास का रास्ता 2 घंटे के करीब का तो है ही, और मैंने कहा है कि बीच रास्ते में कहीं तो फोन होगा ही। जगमोहन बोला। इंदौर से निकलने में कितनी देर लगेगी? चंबा राम ने कहा। करीब 10-15 मिनट। चंबा राम ने बीड़ी सुलगा ली। देवराज चौहान से क्या बात करनी है तुमने? उसके हिसाब से अगर हमने इंदौर ठीक ठाक पार कर लिया तो फिर आगे हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। उसे सिर्फ मैंने यह खबर देनी है कि हम सही सलामत इंदौर पार कर चुके हैं। चंबा राम ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। जगमोहन ने चंबा राम को देखा। चंबा राम? जगमोहन का स्वर शांत था, आंखें और ध्यान ड्राइविंग पर। हाँ, तेरा मोटा हिस्सा बनेगा, सो तो है। इतने ज्यादा का तू क्या करेगा? चंबा राम ने जगमोहन को देखा। तुझे क्या? कुछ नहीं, यूं ही पूछा था। मुझे लगता है तेरे पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रहे हैं। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे। उसका जवाब? चंबा राम खुलकर मुस्कुराया। मोटा हिस्सा मिलते ही मैं सारे बुरे काम छोड़कर चंबा चला जाऊंगा। वहां बहुत बड़ा मकान खरीदूंगा, ठाठ से रहूंगा। एक मकान भेड़ों के लिए खरीदूंगा। कोशिश करूंगा चंबे की सारी भेड़ें खरीद लूं और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। हमारी जात में जिसके पास ज्यादा भेड़ें हों वही बड़ा आदमी माना जाता है। सब आपको सलाम करते हैं, भोज पर आमंत्रित करते हैं। जगमोहन के चेहरे पर व्यंग के भाव उभरे। तो ढेर सारी दौलत लेकर तू यह काम करेगा? हाँ, लेकिन यह सब करने से भी तेरे पल्ले जो दौलत आएगी वह उतनी ही रहेगी। सो तो है। चंबा राम ने सिर हिलाया। मतलब कि ज्यादा दौलत तेरे लिए बेकार है। मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ। कह तू अपना आधा हिस्सा मुझे दे देना, नहीं तो तू मर खप जाएगा और पैसा कोई और ले उड़ेगा। चंबा राम ने कड़वी निगाहों से जगमोहन को देखा। तूने अभी मेरी बात पूरी तो सुनी नहीं। अभी और भी है? हाँ, चंबा राम ने तीखे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में जो हिस्सा मुझे मिलेगा वह भी कम पड़ेगा। कम पड़ेगा? हाँ, क्योंकि चंबा में भेड़ें अक्सर मर जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, खो जाती हैं। ऐसे में मुझे अक्सर भेड़ें खरीदते रहना होगा। सारी जिंदगी भेड़ों की खरीद फरोख्त चलेगी। 2-3 बीवियां भी खरीदूंगा। फिर बीवियां खरीदेगा? जगमोहन के स्वर में हैरानी उभरी। हाँ, जिस जात और कस्बे से मैं संबंध रखता हूँ उन लोगों के लिए 50 रुपया काफी महत्व रखता है। 100 रुपया तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसे में अगर उन्हें 5,000 दिखा दूंगा, उनकी जेब में ठूस दूंगा, तो वे फौरन अपनी नाजों से पाली खूबसूरत बेटी बहन को मेरी बीवी बना देंगे। वरना इस उम्र में तो कोई खूसट ही मेरे पल्ले पड़ेगी, जो कि मेरा बिस्तरा भी ना बिछा सके। आगे क्या कर सकेगी? ऐसे 2-4 बीवियां मेरे पास हर वक्त रहेंगी। आज तक दूसरों की बीवियों को देखकर काम चलाता रहा हूँ। अब तो भगवान मुझ पर रहम करेगा। जगमोहन गहरी सांस लेकर ड्राइविंग में मस्त रहा। वह समझ गया कि चंबा राम एक नंबर का हरामी है। मोटा माल मिलने के बाद ना तो इसने चंबा जाना है, ना ही भेड़ें खरीदनी है और ना ही बीवियां खरीदनी है। पैसे का खासा इस्तेमाल करके शान से कहीं जिंदगी बिताएगा। जगमोहन ने घड़ी में समय देखा। 12:30 से ऊपर का वक्त हो रहा था। वह जो गुल्लू के साथ थी, देविका, वह कैसी है?
जगमोहन ने पूछा। बकवास, चंबा राम ने मुंह बनाया। और फिर गुल्लू जैसे दादे के साथ रहती हो, सिर्फ ढोल की तरह ही हो सकती है। देखने में वह अच्छे घर की लगती है, लेकिन तुम सोचो कि जो गुल्लू जैसे दादे तक पहुंची, उसकी बीती जिंदगी क्या रही होगी। कितनों ने रगड़ा होगा उसे। सड़क के किनारे बैठे छोले बेचने वाले से लेकर जेब कतरे और फिर आगे की जाने कितनी सीढ़ियां तय की होंगी उसने, जो आज गुल्लू की मंजिल पर आ पहुंची है। किसी ढंग की चीज की बात करो। जगमोहन सिर्फ हंसकर रह गया। यार, एक बात तो बता। चंबा राम ने जगमोहन के कंधे पर हाथ रखा। हाथ पीछे कर, एक्सीडेंट हो जाएगा। तू। चंबा राम ने हाथ पीछे किया। बरसों से देवराज चौहान का साथी है। तो देवराज चौहान ने आज तक जितने मोटे मोटे हाथ मारे तो उसके साथ रहा। जाहिर है थोड़ा बहुत तुझे देकर उसने तुझे टरका दिया होगा और बाकी का माल उसने अपने नीचे दबा रखा होगा। इस हिसाब से तो उसके पास अता दौलत होनी चाहिए। तुझे तो मालूम ही होगा कि वह अपना पैसा कहाँ रखता होगा। जवाब में जगमोहन हंस पड़ा। इसमें हंसने की क्या बात हुई? एक बात कहूँ चंबाराम। जगमोहन के होठों पर गहरी मुस्कान थी। कह कह। कोई बड़ी बात नहीं कि अगली मुलाकात में देवराज चौहान तुझे कहे कि चंबाराम सिगरेट का पैकेट ला देना। क्या मतलब? चंबाराम के माथे पर पल उभरे। मतलब तू समझ सकता है। तेरा मतलब कि उसके पास पैसा नहीं है? नहीं नहीं, नहीं मान सकता। उसके पास तो कुछ भी नहीं है, जगमोहन ने टोका। चंबाराम मुंह फाड़े कई पलों तक जगमोहन को देखता रहा। कोई मान सकता है इस बात को? मैं मानने को ही नहीं कह रहा, दावा कर रहा हूँ। देवराज चौहान और मैं एक ही हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन देवराज चौहान ने सफल डकैतियां। छोड़ो उन बातों को, तुम नहीं समझोगे। बताओ तो सही, उन सारी डकैतियों का पैसा कहाँ है? वह तो। एकाएक जगमोहन ने वैन की गति कम करनी शुरू कर दी। हम इंदौर बॉर्डर पर आ पहुंचे हैं। इसे पार करते ही हम इंदौर से बाहर होंगे। चंबा राम की निगाह सामने जा टिकी। 2 पलों के पश्चात जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। चंबा राम। जगमोहन की आवाज में सख्ती आ गई। पुलिस ने बैरियर पर तगड़ा घेरा डाल रखा है। हाँ, चंबा राम सामने देखता हुआ बोला। होगी कोई बात जो इस तरह? मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब? इस तरह का घेरा किसी को रोकने और पकड़ने के लिए डाला जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ लगभग 12 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और 1-2 को छोड़कर सबके पास हथियार हैं और सबके हथियार सामने की तरफ तने हुए पोजीशन में हैं। यहाँ तक कि देखो, दोनों इंस्पेक्टर के हाथों में भी रिवॉल्वरें थमी हैं। और ऐसा तभी होता है जब एकाएक दुश्मन सामने आ गया हो और अटैक करने का वक्त हो। तुम कहना क्या चाहते हो? चंबा राम का चेहरा असमंजस से घिर उठा। जगमोहन के दांत सख्ती से खिंच गए। मुझे लगता है जैसे इनके शिकार हम ही हैं। यह क्या कह रहे हो? चंबा राम हड़बड़ाया। भला हमने क्या किया है? जो हम कर तो रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन यह बात खुलकर इतनी जल्दी इनके सामने कैसे आ सकती है? वह तो। तभी रिवॉल्वर थामे एक सब इंस्पेक्टर को उन्होंने सड़क के बीचों बीच आकर खड़े होते देखा। अभी वैन और बैरियर में 100 गज का फासला था। देखो चंबाराम, वे लोग हमारी ताक में हैं, हमें रोकने की चेष्टा में हैं। वैन को देखते ही वह रिवॉल्वर थामे सड़क के बीच आ खड़ा हुआ है। पुलिस वाले हथियार तब हाथ में लेते हैं जब उन्होंने अपना काम हर हाल में पूरा करना हो। उनके सामने सिर्फ हमारी वैन है और उस इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर लेकर सड़क के बीचों बीच आ खड़े होने का मतलब है कि पोजीशन भरी स्थिति में वह लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब कि किसी तरह बात खुल चुकी है। चंबा राम का स्वर सूखने लगा। जगमोहन के दांत और भी सख्ती से पिंच गए। यह तो हम फंसे, बुरे फंसे। चंबा राम ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। हम इतनों का मुकाबला नहीं कर सकते, जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। और जब बात खुल ही चुकी है तो इंदौर को पार करना भी बेकार है, क्योंकि आगे भी बात खुली पड़ी होगी। चंबा राम व्याकुलता और सूखे स्वर में कह उठा। बातों को छोड़ो और कुछ करो। वे हमारे सिर पर हैं, या मरेंगे या इनके हाथों फंसेंगे। कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ नहीं होगा। पागल हो गए हो तुम? वे हमें शूट।
जगमोहन ने बैक मिरर में पीछे का नजारा देखा। पीछे कोई वाहन नहीं आ रहा था। अब वैन और बैरियर का फासला 60 गज का रह गया था। जगमोहन ने वैन को जरा सा किनारे की तरफ किया और फिरकने की भांति स्टीयरिंग घुमा दिया। चंबाराम एकाएक जगमोहन पर आ लुढ़का। वैन बेहद खतरनाक अंदाज में सड़क पर घूमती हुई पलटी और तूफानी रफ्तार से वापस भाग निकली। चंबाराम फौरन सीधा हुआ। वैन को इस तरह एकाएक वापस भागते देखकर पुलिस वालों ने हड़बड़ाकर फायरिंग की, परंतु वैन फायरिंग की रेंज से दूर हो चुकी थी। अगले ही पल पुलिस वाले अपनी गाड़ियों में कूदे और वैन के पीछे लग गए। वे पीछे आ रहे हैं, चंबाराम ने व्याकुलता से कहा। दांत भींची जगमोहन वैन को हवा की तरह उड़ाए ले जा रहा था। वे हमारे ही ताक में थे, चंबाराम ने जल्दी से कहा, क्योंकि हमारे वापस पलटते ही उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी और अब हमारे पीछे हैं। हाँ, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। इस बात को महसूस करने पर ही मैंने वैन वापस मोड़ी थी। अब चंबाराम के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। यह बहुत नाजुक समय है, गड़बड़ कहाँ कैसे हुई है यह सोचने का वक्त नहीं है। जगमोहन का लहजा खतरनाक था। हमारे पीछे पुलिस कारें हैं। वे कारों में मौजूद वायरलेस सेट पर हमारे बारे में आगे खबर कर सकते हैं और किसी भी वक्त हमें घेरा जा सकता है। ओह, चंबाराम का चेहरा कठोर होने लगा। तुम पीछे आ रही पुलिस पर फायरिंग करो। बेकार है, वह इतनी दूर है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो, जगमोहन ने वहशी स्वर में कहा। हमें उनको यह समझाना है कि हमारे पास हथियार हैं। इससे यह होगा कि वह हमसे दूर रहने की ही चेष्टा करेंगे, जो कि हमारे लिए बेहतर होगा। हम तो उन 10-12 हथियारबंद पुलिस वालों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त हमारी स्थिति ही ऐसी है। और फिर हमारे पास सिर्फ 2 रिवॉल्वरें हैं। चंबाराम ने बात समझी, हाथ बाहर निकाला, रिवॉल्वर पीछे की तरफ करके 3 फायर किए और रिवॉल्वर वाला हाथ अंदर कर लिया। अब क्या करना है? यह रास्ता तो सुनसान है, जगमोहन दांत भींचे कह उठा। यहाँ पर इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। करीब 2-3 मिनट के बाद हम शहरी आबादी में प्रवेश कर जाएंगे, तब इनसे पीछा छुड़ाएंगे। अगर इन पुलिस वालों ने हमारे बारे में आगे खबर कर दी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं कि इंदौर शहर में प्रवेश करते ही हमें पुलिस के घेरे का सामना करना पड़े। यह रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। चंबाराम के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। उसने होठ भींचकर पहलू बदला। इनसे पीछा छुड़ाना आसान काम नहीं है जगमोहन, ये हमें किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। जगमोहन के होठों पर वहशी भेड़िए जैसी खतरनाक मुस्कान फैलती चली गई। इनके पास हमारी पहचान सिर्फ वह सफेद वैन है, तो हमें फौरन से पेशतर इस वैन से छुटकारा पाना है। उसके बाद तो हम पीछे लगे पुलिस वालों के पास आकर ही पूछ सकते हैं कि क्या हुआ भाई साहब। जगमोहन की आवाज में खतरनाक भाव थे। चंबाराम ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वैन और पीछे आ रही पुलिस कारों के बीच 150 गज का फासला था। वैन पुलिस कारों से तेज दौड़ रही थी, परंतु शहर में प्रवेश करते ही फासला एकदम कम हो जाना था, क्योंकि शहरी सड़क पर पहुंचते ही वैन की स्पीड कम हो ही जानी थी। तब पुलिस वालों को सिर पर होना था। तो वैन से जल्दी पीछा छुड़ाओ, बस 1 मिनट और। जगमोहन के होठों से गुर्राहट निकली। हम शहरी इलाके में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहली ब्रेक जहां लगे उतरकर भाग निकलना। रिवॉल्वर जेब में रख लो। भागते समय लोगों की निगाहों में तुम्हारे हाथ में थमी रिवॉल्वर आ गई तो तुम फंस सकते हो। पुलिस तक तुम्हारा हुलिया पहुंच जाएगा, तब शायद तुम्हारा इंदौर से निकल पाना कठिन हो जाएगा। चंबाराम ने रिवॉल्वर जेब में डाल दी। वैन इंदौर के शहरी इलाके में प्रवेश कर गई। जगमोहन की एक आंख सामने थी तो दूसरी बैक मिरर द्वारा पीछे आ रही पुलिस कारों पर। वैन की स्पीड उसने कम नहीं की थी। 2 किलोमीटर पर एक मोड़ आया तो जगमोहन ने झटके के साथ वैन मोड़कर रोकते हुए कहा, उतरो चंबाराम, कोशिश करना कि भागना नहीं। वह हमें नहीं जानते, हमारे कपड़ों तक को भी नहीं पहचानते। उतरकर दाएं बाएं हो जाना, फंसवाओगे तुम। चंबाराम चिंतित था। कुएं में जा मरो। वैन रुकते ही दोनों फौरन बाहर निकले। वहां ढेरों लोग आ जा रहे थे, परंतु किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि दाएं बाएं या किसी पर निगाह मारते। वह इंदौर जैसा भारी व्यस्त इलाका था।
वैन से उतरते ही चंबा राम को और कुछ न सूझा। कुछ आगे कपड़े का शोरूम था, जहां शीशे के शो केस में कपड़े सजा रखे थे और आदमी के बुत को कपड़े पहनाकर खड़ा कर रखा था। चंबा राम जेबों में हाथ डाले धड़कते दिल के साथ शोरूम के उस शोकेस के सामने खड़े होकर कपड़े देखने का दिखावा करने लगा। मन किया कि बीड़ी सुलगा ले, परंतु वह जानता था कि उसके हाथ काबू में नहीं है। असंयम ढंग से बीड़ी सुलगाते देख कहीं कोई शक न कर बैठे। उधर जगमोहन वैन छोड़ते ही सामने की तरफ मुंह करके सूसू करने की मुद्रा में खड़ा हो गया, ताकि कोई उसके खड़ा होने पर शक न करे। उसने सूसू कर भी दिया। घूमती हुई निगाह चंबा राम को देख रही थी। उसे खोज भी लिया। वो शो विंडो के पास खड़ा था। जगमोहन को तसल्ली हुई कि चंबा राम ने उसकी बात को समझा, वरना इस वैन से उतरकर भागने लगता तो कई लोगों की निगाहों में आता। पुलिस की पूछताछ करने पर पुलिस भी उसी तरफ दौड़ती। सारा इलाका घेर लिया जाता। एक आध घंटे में चंबा राम पुलिस के हत्थे चढ़ा होता। ठीक उसी समय दोनों पुलिस कारों ने बेहद तेज गति से मोड़ काटा और वैन को सामने खड़ी देखकर पुलिस कारों के ब्रेक चीखते चले गए और टायर रुक गए। धड़ाधड़ पुलिस वाले बाहर निकले, वैन को घेर लिया। अंदर देखा, बाहर देखा, परंतु कोई होता तो नजर आता। जगमोहन पलटकर सड़क पार करते हुए शो विंडो की तरफ बढ़ा, जहां चंबा राम खड़ा था। उस सफेद वैन को पुलिस द्वारा घेरते ही लोगों का जमघट भी वहां लगना शुरू हो गया था। पुलिस ने फौरन वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि वैन वाले वैन छोड़कर किस तरफ गए, वे कैसे थे, उनका हुलिया क्या था, वगैरह वगैरह। परंतु किसी को कुछ मालूम होता तो बताता। जगमोहन चंबा राम के पास से गुजरता हुआ बोला, मेरे पीछे पीछे आते जाओ, मेरे साथ साथ मत चलना, यहाँ से फौरन दूर होना है हमें। चंबा राम ने ऐसा ही किया। हद हो गई। गुल्लू ने दांत भींचकर दाएं हाथ का घूंसा अपनी बाईं हथेली पर मारा। वैन ने यहाँ से 12 सवा 12 के आसपास हर हाल में गुजरना था और अब 1:30 बज रहा है। गुल्लू, देविका दीवान और नानक चंद तीनों सड़क के किनारे खड़े थे। गने 4 कदम दूर झाड़ियों में छिपा रखी थी कि जरूरत पड़ने पर एकाएक उन्हें हाथ में लिया जा सके। तीनों गंभीर और व्याकुल नजर आ रहे थे। वाजिब बात थी। प्लान के मुताबिक वैन ने अब से घंटा सवा घंटा पहले यहाँ से गुजरना था। इतनी देर हो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नानक चंद ने हाईवे की वीरान सड़क पर निगाह मारी। कोई वाहन आता जाता न दिखाई दे रहा था। कभी कभार कोई गुजरता भी तो हवा की माफिक निगाहों से ओझल हो जाता। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, नानक चंद के होठों से निकला। कैसी गड़बड़? देविका दीवान की निगाह नानक चंद के चेहरे पर आ टिकी। सोच में डूबे नानक चंद ने सिगरेट सुलगाई और कह उठा, अब तक वैन का यहाँ से न गुजरना गड़बड़ ही तो लगता है। फिक्स टाइम से 10-20 मिनट वैन आगे पीछे हो सकती है, 1.25 घंटे का तो फर्क पड़ने से ही रहा। हो सकता है उन लोगों ने रवानगी के समय को लेट कर दिया हो। देविका दीवान बोली। होने को तो कुछ भी हो सकता है, नानक चंद उखड़े लहजे में कह उठा। मैं कहता हूँ अब तक वैन क्यों नहीं आई? गुल्लू जैसे भड़क रहा था। अगर आ गई होती तो हमने कब का अपना काम निपटा लेना था। ज्यादा नक्शा मत कर, ठंडा रह, नानक चंद ने पूर्वता लहजे में कहा। गुल्लू ने नानक चंद को घूरा। मेरे से जुबान संभाल कर बात किया कर, गुल्लू गुर्राया। जुबान संभाल कर ही बात कर रहा हूँ। अभी तूने मेरी जुबान के जलवे देखे ही कहाँ हैं? साले, मरेगा तू मेरे हाथों से। गुल्लू दहाड़ कर नानक चंद पर झपटा, परंतु देविका दीवान फौरन बीच में आ गई। होश में आओ गुल्लू, साला। गुल्लू ने दांत पीसे। मेरे सामने मुंह फाड़ता है, बोटी बोटी न कर दी तो। नानक चंद शांत हंसी हंसा। यह वक्त आपसी झगड़े का नहीं है, देविका दीवान ने गुल्लू को समझाने की चेष्टा की। गुल्लू खतरनाक निगाहों से नानक चंद को देखता रहा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे नक्शे मारने वाले बहुत देखे हैं। नानक चंद गुल्लू की आंखों में झांकते हुए कड़वे स्वर में कह उठा, अगर मैंने तुझे मारना होता तो तेरी तरफ खाली हाथ न चपटता, जेब से रिवॉल्वर निकाल कर तुझे शूट कर देता या फिर झाड़ियों में पड़ी गन उठाकर तुझे भून देता। तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। गुल्लू दहाड़ा। मैं? गुल्लू? देविका दीवान गुल्लू का कंधा दबाती हुई बोली। यह सब फिर भी निपटा सकते हो, इस समय होश में आओ।
हम यहाँ काम के लिए इकट्ठे हुए हैं। नानक चंद, तुम भी अपना लहजा ठीक करो। अगर तुम लोगों के झगड़े के दौरान वैन और वह कारें यहाँ से निकल गई तो देवराज चौहान को क्या जवाब दोगे? वह तुम दोनों को शूट कर देगा। काम में लापरवाही से उसे सख्त नफरत है। जैसे तैसे देविका दीवान ने उन दोनों को ठंडा किया। वैन का न आना स्पष्ट रूप से किसी गड़बड़ की ओर इशारा करता है। कैसी गड़बड़? गुल्लू के होठों से निकला। मेरे ख्याल में तो वह स्टार्ट नहीं हो रही होगी। ऐन वक्त पर स्टार्टर ने धोखा दिया होगा, नानक चंद ने शांत स्वर में कहा। मुझे तो सिर्फ यही कारण समझ में आता है। गुल्लू ने उखड़ी निगाहों से नानक चंद को देखा। मेरे ख्याल में हमें वापस उज्जैन चलना चाहिए। हम जानते हैं कि इस वक्त देवराज चौहान कहाँ है। नहीं, यहाँ से हिलना ठीक नहीं, देविका दीवान बोली। क्यों? नानक चंद ने उसे देखा। अगर किसी कारणवश इत्तफाकन वैन लेट हो गई हो तो वह वक्त 2-2.5 घंटे का हो सकता है। कम से कम हमें अंदाजन इतनी देर तक का इंतजार करना ही चाहिए। गुल्लू ने घड़ी देखकर कहा। ठीक है, हम 1 घंटा और इंतजार कर लेते हैं। वैन नहीं आई तो फिर देवराज चौहान के पास उज्जैन चलेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि वैन आई, गुल्लू ने कहकर गहरी सांस ली। कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद वे लोग यूं ही इधर उधर टहलते रहे। 3:15 बजे तक उन्होंने वैन की वेट की, परंतु वह नहीं आई। उनका वापस चलने का प्रोग्राम बना। झाड़ियों में रखी गनें उठाकर उन्होंने कार में छिपाई। दोनों कारों को ढलान से सड़क पर लाया गया। एक कार में गुल्लू और देविका दीवान बैठे, दूसरी में नानक। आगे पीछे दोनों कारें उज्जैन की तरफ दौड़ पड़ी। दिमागों में परेशानी थी कि वैन क्यों नहीं आई। जाने क्यों उनके मन इस आशंका से धड़क रहे थे कि कहीं हीरे हाथ से न निकल जाए। वैन न आने के संबंध में नानक चंद समझ नहीं पाया। नक्शा कहाँ मारा और किसने मारा? एसटीडी बूथ से जगमोहन ने इंदौर से उज्जैन उस नंबर पर फोन किया जिस पर देवराज चौहान मौजूद था। तब दोपहर के 3 बज रहे थे। रिसीवर जाने किसने उठाया। उसके कहने पर फोन देवराज चौहान को दिया गया। हेलो, देवराज चौहान का स्वर उसके कानों में पड़ा। मैं, जगमोहन ने कहा। फिर चंबा राम पर निगाह मारी जो बाहर धूप में इधर उधर देख रहा था। बोलो। सारी गड़बड़ हो गई। जगमोहन ने कम शब्दों में सारी बात बता दी। यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, देवराज चौहान का स्वर आया। क्या? मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ कि वैन और सिक्योरिटी की दोनों कारों ने सामने वाली सड़क से गुजरना था, परंतु वह नहीं गुजरी। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। परंतु तुम्हारे साथ हुए हादसे से स्पष्ट जाहिर होता है कि वैन अभी तक झाबुआ के कैंप में ही है। जब वह वैन कैंप से निकली ही नहीं तो वैसी ही वैन सड़क पर कैसे आ गई? उसी नंबर की वैन। तुम लोगों को रोके या पकड़े जाने का यही कारण था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सारी चालाकी वानखेड़े की ही है। वह देखना चाहता था कि कोई उन हीरों को लूटने की फिराक में तो नहीं है, और वह उसने देख लिया। ओह, जगमोहन के होठों से निकला। तुम वापस आ जाओ। कहाँ? उज्जैन? मैं उज्जैन में उसी जगह मिलूंगा, नहीं तो झाबुआ के उसी किराए के कमरे में। अच्छी बात है। मुझे पहुंचने में अब शाम या रात हो सकती है। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही करना कि जल्दी पहुंचो। ठीक है। गुल्लू, नानक चंद की कोई खबर? नहीं, लेकिन अब वह भी आते ही होंगे। जितना इंतजार उन्होंने किया होगा उससे ज्यादा इंतजार करने की अब कोई तुक भी नहीं थी। वह कभी मेरे पास पहुंच सकते हैं। तुम्हारे फोन करने से अब यह तो स्पष्ट हो गया कि वैन झाबुआ के कैंप में है, और सारा खेल वानखेड़े ने ही सावधानी के नाते खेला है। तुम पहुंचो। इसके साथ ही देवराज चौहान ने लाइन काट दी थी। गहरी सोच में डूबे जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। बाहर निगाह मारी तो धूप में सिकता चंबा राम अब उसकी तरफ ही देख रहा था। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के होठों पर जहरीली मुस्कान नाचती चली गई। उसके सामने वही पुलिस ऑफिसर खड़ा था और बगल में दोनों कमांडोज श्यामलाल और जोगानाथ। दोपहर के 3 बज रहे थे। 2 पल पहले ही पुलिस ऑफिसर ने सारी घटना बताई थी। बहुत खूब, वानखेड़े ने कड़वे स्वर में कहा। किसी ने हीरो को उड़ाने की प्लानिंग बना रखी थी। जी हाँ, पुलिस ऑफिसर ने कुछ कहना चाहा। उन हीरो को उड़ाने की प्लानिंग जिसके बारे में आप विश्वास के साथ कह रहे थे कि उनके मिलने की खबर गुप्त है,
जबकि हीरों को उड़ाने की योजना बनाने वाले को यह भी मालूम था कि यहाँ से हीरों को दिल्ली के लिए लेकर किस वक्त चलना है, वैन कैसी है। उसने हूबहू वैसी ही वैन तैयार करवाई और हमारा जो चलने का समय था उससे 1 घंटा पहले उसी रूट पर कार दौड़ा दी, ताकि रास्ते में जहां जहां वैन पर नजर रखी जानी थी उनको मालूम होता रहे कि वैन सही सलामत आगे बढ़ रही है, जबकि वह अपनी योजना के मुताबिक पीछे आ रही हमारी वैन को आराम से लूटते, उस पर कब्जा करते, यानी जो भी करते इस बात की किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, क्योंकि आगे जा रही नकली वैन को ही उन सब ने असली वैन समझना था। वे खूबसूरत धोखा खाते रहते और इधर हमारा काम सफाई के साथ होता रहता। श्यामनाथ और जोगानाथ हक्के बक्के से वानखेड़े को देख रहे थे। पुलिस ऑफिसर को भी जैसे काट मार गया था। मानना पड़ेगा, योजना क्या बढ़िया खूबसूरती के साथ बनाई गई और योजना बनाने वाले के पास योजना बनाने और हमारी वैन जैसी वैन तैयार करवाने के लिए पूरा वक्त था। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अब पुलिस ऑफिसर वानखेड़े को क्या कहता? इससे स्पष्ट है कि यहाँ की खबरें पिछले कई दिनों से लंबे समय से लीक हो रही हैं, जबकि आपका कहना था कि यहाँ से कोई बात बाहर नहीं गई। वानखेड़े ने पुलिस ऑफिसर को देखा। पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर व्याकुलता की गहरी छाप थी। उन लोगों को वैन का नंबर, हुलिया, हर चीज का पता था, तभी तो वह वैसी वैन तैयार करवा सके। और उन्हें यह भी पता चल गया था कि मैंने कब हीरो को लेकर यहाँ से रवाना होना है और किस रूट के सहारे दिल्ली तक पहुँचना है। मेरे चलने तक का वक्त भी उन्हें मालूम था। अगर आज मैं यहाँ से चलने के प्रोग्राम को आगे पीछे न करता तो पड़ गया था ना रगड़ा। पुलिस ऑफिसर अपना होठ दांतों से काटने लगा। जवाब दीजिए। क्या जवाब दूं? पुलिस ऑफिसर बेचैनी से कह उठा। भीतर की खबरें कौन बाहर पहुंचा रहा है? मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ कई आदमी हैं, ऐसा कोई भी कर सकता है। 2-4 पर तो आप अपनी शक की उंगली रख सकते हैं। वानखेड़े ने पैने स्वर में कहा। नहीं रख सकता, क्योंकि ना तो मैंने किसी को ऐसी निगाह से देखा है, ना ही किसी ने ऐसी कोई हरकत की है जो कि शक का केंद्र बन सके, पुलिस ऑफिसर ने स्पष्ट कहा। वानखेड़े पुलिस ऑफिसर को देखता रहा। यह खबर तो ऊपर से भी लीक हो सकती है, पुलिस ऑफिसर ने कहा। कैंप के अलावा और भी कई सरकारी ऑफिसरों को इन बातों का पता था। बात निकलती निकल सकती है। वानखेड़े ने सिर हिलाया। हाँ, इस बात का पता लगाना वास्तव में कठिन है कि बात कहाँ से लीक हुई। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। आप उज्जैन में ठहरे उस व्यक्ति को यहाँ बुला लीजिए जो वैन लॉक का कॉम्बिनेशन नंबर जानता है। क्या मालूम किस वक्त यहाँ से रवाना होना पड़े या अभी कुछ दिन ठहरना भी पड़े। स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वानखेड़े ने सोच भरे गंभीर स्वर में कहा। अच्छी बात है। वानखेड़े ने एक कागज पर 4 आदमियों के नाम लिखे और कागज पुलिस ऑफिसर को थमाया। पुलिस ऑफिसर ने कागज पर लिखे नामों को पढ़ा। यह मध्य प्रदेश सरकार के खास आदमी हैं। इनसे कहिए कि मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। पुलिस ऑफिसर की आंखें फैल गई। यह आप क्या कह रहे हैं? जानते हैं मध्य प्रदेश के ये कौन लोग हैं? इनसे तो फोन पर भी बात करना संभव नहीं, और आप इन्हें यहाँ बुला रहे हैं? हरगिज नहीं, ये लोग यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि मुझसे भी बात नहीं करेंगे। इनके पिए भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। वानखेड़े के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैली। आपसे मैंने जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। अगर इन चारों में से कोई यहाँ आने में आनाकानी करे या किसी प्रकार की अपनी ओहदेदारी दिखाने की चेष्टा करे तो उससे कहिए दिल्ली से बात कर ले। दिल्ली कहाँ? वे चारों बखूबी जानते हैं कि ऐसे मौक़ों पर दिल्ली में कहाँ बात की जाती है। पुलिस ऑफिसर अजीब सी निगाहों से वानखेड़े को देखता रहा। कुछ कहना है आपको? जी नहीं। पुलिस ऑफिसर उलझन और असमंजस में फंसा था। तो जाइए, इन चारों को खबर दीजिए। अगर यहाँ फोन होता तो मैं खुद ही उनसे बात कर लेता, परंतु हीरे के संबंध में आज जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए कैंप में हीरे छोड़कर भी मैं फोन करने के लिए उज्जैन नहीं जा सकता। यहाँ से हिलना मैं किसी कीमत पर पसंद नहीं करूँगा। पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला गया। कमांडो श्यामलाल गहरी सांस लेकर बोला।
बुरे बचे, अगर आप चलने का वक्त न बदलते तो जाने क्या हो जाता। परंतु समझ में नहीं आता कि योजना बनाने वालों को भीतर की खबरों की पूरी जानकारी कहां से मिली। वानखेड़े के कुछ कहने से पहले ही कमांडो जोगानाथ कड़वे स्वर में कह उठा, सब हरामी कुत्ते हैं, नोट देखकर किसी का भी मुंह फट सकता है। वानखेड़े सोच भरी मुद्रा में सिगरेट की कश लेता रहा। अब चलने का प्रोग्राम कब का है? श्यामलाल ने पूछा। कह नहीं सकता, कोई प्रोग्राम या कोई समय निश्चित नहीं है, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। आप क्या सोच रहे हैं? वानखेड़े ने कमांडो जोगानाथ और श्यामलाल के चेहरे पर निगाह मारी। मैं यह सोच रहा हूँ कि वे लोग जिस प्रकार इंदौर में पुलिस के हाथों से बच निकले, जो वैन ले जा रहे थे, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वह बेहद चालाक और खतरनाक आदमी थे। वानखेड़े ने एक एक शब्द चबाकर दृढ़ता भरे स्वर में कहा। 2 घंटे बाद ही उज्जैन में ठहरा वैन डोर लॉक का कॉम्बिनेशन नंबर जानने वाला सरकारी आदमी कैंप में आ पहुंचा। उससे बातचीत करने के पश्चात उसे कैंप में ही ठहरा दिया गया। शाम के 8 बजे तक अंधेरा होने तक सरकार के वे 4 ओहदेदार आ पहुंचे, जो कि मध्य प्रदेश में तोप समझे जाते थे। चारों ही पूरी सिक्योरिटी के बीच घिरे हुए वहां पहुंचे थे। वानखेड़े ने पूरा 1 घंटा उनसे अकेले में बात की। जब तक वे वहां रहे, सबको दूर दूर कर दिया गया। उनमें क्या बातें हुई, कोई नहीं जान सका। जब वे चारों सरकारी ओहदेदार वहां से रवाना हुए तो रात के 10 बजे थे। उनके जाते ही दोनों कमांडोज श्यामलाल और जोगानाथ उसके पास पहुंचे। उनकी निगाहों में प्रश्न था, परंतु वानखेड़े ने उनकी तरफ ध्यान न देकर कॉम्बिनेशन जानने वाले को बुलाया। मिस्टर मेहरा, वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर गंभीर स्वर में कहा। कहिए, आप वैन का कॉम्बिनेशन नंबर बताएं, वानखेड़े ने कहा। सॉरी इंस्पेक्टर, कॉम्बिनेशन नंबर तो मैं नहीं बता सकता, मेहरा ने स्थिर लहजे में कहा। क्यों? वानखेड़े की निगाह मेहरा पर जा टिकी। दोनों कमांडोज पास ही खड़े थे। तंबू में बल्ब का प्रकाश फैला था। इंस्पेक्टर, मेरे पास सिर्फ इस बात का ऑर्डर है कि जब भी आप लोग कहें, मैं वैन का लॉक हटा दूं। इसके साथ इस बात का भी ऑर्डर है कि वैन के लॉक का कॉम्बिनेशन नंबर किसी भी सूरत में किसी को न बताऊं। क्यों? वानखेड़े की निगाह मेहरा पर थी। इंस्पेक्टर वानखेड़े, मेहरा ने शांत लहजे में कहा, यह खास वैन मध्य प्रदेश सरकार बेहद खास मौकों पर इस्तेमाल करती है और उसका कॉम्बिनेशन नंबर 2 व्यक्तियों के अलावा किसी को नहीं मालूम। और इसका लॉक ऐसा है कि बिना कॉम्बिनेशन जाने उसे खोल पाना संभव नहीं। मतलब कि नंबर ज़्यादा लोगों को मालूम होना नुकसानदेह हो सकता है। किसी गलत इंसान के कानों में वह नंबर पड़ सकता है और उसका कभी भी बेजा इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में नंबर नहीं बता सकता। मिस्टर मेहरा, आप मुझे नंबर बता रहे हैं और मैं सरकार का जिम्मेवार। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेहरा ने सिर हिलाया। हेरा फेरी इंसान ही करता है, विश्वास वाला व्यक्ति ही करता है। मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा, सच जाहिर कर रहा हूँ। सरकार ने विश्वास करके मुझ पर जो जिम्मेवारी सौंपी है, उसे मैं आखिरी दम तक पूरा करूंगा। तो आप वैन लॉक का कॉम्बिनेशन नंबर नहीं बताएंगे? वानखेड़े ने सिर हिलाया। मैं अपनी मजबूरी जाहिर कर चुका हूँ। वानखेड़े ने गहरी निगाहों से मेहरा को देखा। कॉम्बिनेशन नंबर जानने का ऑर्डर मैं ऊपर से ले सकता हूँ, वानखेड़े बोला। अवश्य। मेहरा के होठों पर मुस्कान उभरी। मैं देख चुका हूँ कि आपकी पहुंच कितनी ऊपर तक है। कैसे है यह तो मैं भी नहीं जानता, फिर भी मैं आपको पूरी छूट देता हूँ कि आप ऊपर किसी से भी बात कीजिए, कॉम्बिनेशन नंबर जानने के लिए कितनी भी चेष्टा करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऊपर वाले हाँ करेंगे। क्यों? इस वैन का कॉम्बिनेशन नंबर गुप्त रखना मध्य प्रदेश सरकार की मजबूरी है। क्यों है मजबूरी? इस बात को आप जानने की चेष्टा नहीं करें तो ठीक रहेगा। वानखेड़े मुस्कुराया। आप नंबर जानते हैं, ऐसे में तो आप सरकार से कभी भी गद्दारी कर सकते हैं। ठीक कहा आपने। मेहरा मुस्कुराया। किसी को तो नंबर जानना ही था। विश्वास किए बिना काम भी तो पूरे नहीं होते। रहे मेरी गद्दारी की बात, तो कम से कम मैं नहीं करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वानखेड़े ने गहरा कश लिया।
चेहरे पर मुस्कुराहट से भरी सोच थी। आप जो पूछ रहे हैं वह यह साफ नहीं बताएंगे, जोगानाथ बोला। मध्य प्रदेश सरकार का सरकारी आदमी है, कैसे बताएगा? श्यामलाल ने व्यंग से कहा। वानखेड़े ने सिर हिलाकर कहा, अच्छी बात है, आप वैन का लॉक खोलिए। वैन कहाँ है? मेहरा ने पूछा। सामने उस वाले टेंट में, ये दोनों आपके साथ जाएंगे। वानखेड़े ने कमांडोज की तरफ इशारा किया। मेहरा ने दोनों को देखा। मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं, नंबर मिलाकर वैन डोर खोल आता हूँ। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने सिर हिलाया। ये आपके साथ भीतर वैन तक नहीं जाएंगे। फिर भी मैं अकेला जाना चाहता हूँ, आपकी इच्छा, जाइए। मेहरा उस तंबू की तरफ बढ़ गया जिसमें वैन मौजूद होने के लिए कहा गया था। वानखेड़े ने पुलिस ऑफिसर को बुलाया। तैयारियां शुरू हुई। जहां हीरे मौजूद थे वहां 2 आर्मी ऑफिसर भीतर थे और 4 मिलिट्री मैन बाहर खड़े थे। मेहरा ने कॉम्बिनेशन नंबर मिलाकर वैन का लॉक खोल दिया, दरवाजे का पल्ला भी खोल दिया। इन सब हरकतों में कैंप में कुछ हलचल सी मच उठी। हीरो के सील बस स्टील के दोनों बॉक्सों को उठाकर सफेद वैन के फर्श पर रखा गया। वैन के भीतर खाली फर्श या कोई खाली सीट नहीं थी। जरूरत के मुताबिक अगर किसी को भीतर बैठना हो तो फोल्डिंग चेयर या फिर स्टूल का इस्तेमाल में लाया जाता था। हीरे का एक बॉक्स पुलिस ऑफिसर ने अन्य किसी की सहायता से उठाया था। दूसरे बॉक्स को जोगानाथ और मिलिट्री के सिपाही ने उठाकर वैन के भीतर रखा था। उसके बाद वैन का दरवाजा बंद कर दिया गया। वह पुनः पहले की तरह लॉक हो गया। अब उसे कोई नहीं खोल सकता था बिना लॉक के नंबर जाने। वानखेड़े ने मेहरा को देखा। दिल्ली पहुंचने पर वैन का डोर लॉक कौन खोलेगा? वानखेड़े ने पूछा। कॉम्बिनेशन नंबर जानने वाला दूसरा आदमी दिल्ली पहुंच चुका है। वानखेड़े ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाकर कहा, अब आप क्या करेंगे? मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे अगर आप ज़रूरी समझे तो मैं रुक सकता हूँ। वानखेड़े ने 2 पल सोचा, फिर कह उठा, आप जा सकते हैं, अब आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया। कहने के पश्चात पहरा वहाँ से हट गया। पुलिस ऑफिसर आगे आया। आप कब यहाँ से रवाना होना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब भी रवाना होऊंगा अचानक ही होऊंगा, ताकि अगर कोई हीरो को पुनः लूटने की फिराक में हो तो वह कामयाब न हो सके। कुछ मालूम हुआ कि यहाँ की खबरें कौन बाहर भेज रहा है? नहीं, इस बात को इतनी जल्दी मालूम कर पाना संभव नहीं। पुलिस ऑफिसर विचार भरे स्वर में बोला, मैं मालूम करने की चेष्टा करूंगा। वानखेड़े ने कुछ नहीं कहा। आप लोगों के लिए खाना लगवा दूं? वानखेड़े ने हाँ में सिर हिलाया। पुलिस ऑफिसर चला गया। मिलिट्री वालों ने अब अपनी ड्यूटी, वैन की गिफ्ट संभाल ली। उन्हें तब तक वहां रहना था जब तक हीरे वहां थे। हीरो के वहां से जाने के बाद ही वे अपनी ड्यूटी समाप्त कर सकते थे। श्यामलाल ने वानखेड़े से पूछा, कब तक यहाँ से चलने का प्रोग्राम है? कुछ तो सोचा होगा। रात आराम से बिताकर सुबह चलेंगे। हीरो की परवाह मत करो, अब उन्हें कोई नहीं लूट सकता। वानखेड़े बोला, जो लोग एक बार कोशिश कर सकते हैं वो दूसरी बार भी कर सकते हैं। जोगानाथ ने कहा, कोई कुछ भी करे लेकिन हीरो को हथियाने में वे कामयाब नहीं हो सकते। यह बात आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? जोगानाथ ने वानखेड़े को देखा। विश्वास के साथ नहीं कह रहा, दावा कर रहा हूँ। वानखेड़े के इन शब्दों के पश्चात फिर श्यामलाल और जोगानाथ ने कुछ नहीं कहा। शाम के 8 बजे वे सब झाबुआ के उसी किराए के कमरे में इकट्ठे हुए। देवराज चौहान कुछ थका सा, परेशान सा था। गुल्लू के चेहरे पर झुंझलाहट स्पष्ट झलक रही थी। रह रहकर वह दांत भींच लेता था। 1 मिनट में वह 5 बार तो बेचैनी से करवट लेता था। देविका दीवान के चेहरे पर सिर्फ उलझन थी। चंबाराम निढाल सा बैठा सबको देख रहा था और सोच रहा था कि अगर वह इंदौर पुलिस के हाथों में पड़ गया होता तो अब उसकी पूरी गत हो रही होती। नानक चंद अन्य की अपेक्षा शांत था। मात्र 10 मिनट पहले ही वे सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। आखिरकार वहाँ छाई खामोशी को गुल्लू ने ही तीखे किंतु दबे स्वर में तोड़ा। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि हमारी सारी योजना धरी की तहरी रह गई? इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों?
गुल्लू ने मुंह फाड़ा। हमारी योजना उन हीरो पर थी, उन्हें लूटने की थी। जब वही अपनी जगह से नहीं हिले तो योजना को बेकार हो जाना नहीं कहा जा सकता। बेकार तब कहा जाता जब हीरे हमारे हाथ से निकल जाते। लेकिन तुम्हारे पास जो खबर थी उसके मुताबिक हीरे आज ही वैन से रवाना होने थे। नानक चंद बोला। हाँ, अंत तक खबर पक्की थी। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर गड़बड़ क्यों हुई? गुल्लू ने खींच भरे स्वर में कहा। तू आराम से बात कर, नानक चंद ने गुल्लू से कहा। नक्शा मार कर बात मत कर। साले तू? गुल्लू ने दांत किटकिटाकर कुछ कहना चाहा। चुप रहो। देवराज चौहान का कठोर स्वर उनके कानों में पड़ा। नानक चंद ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, जबकि गुल्लू दांत पीसता रहा। बात तो सोचने की है। जब हीरे रवाना होने की खबर पक्की थी तो गड़बड़ कहाँ हुई? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जहां तक मेरा ख्याल है यह सब वानखेड़े का ही किया धरा है, देवराज चौहान ने कहा। वानखेड़े? हाँ, इंस्पेक्टर वानखेड़े। मैंने पहले ही कहा था कि वह बहुत तेज, होशियार और चालाक इंसान है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उसने ठीक समय पर अचानक ही चलने का प्रोग्राम रद्द कर दिया होगा, यह सोचकर कि अगर कोई हीरो की फिराक में है तो वह कामयाब न हो सके। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर थी और अब तक वानखेड़े को बखूबी मालूम हो चुका होगा कि कोई हीरो को लूटने की फिराक में था। जगमोहन और चंबाराम वाली वैन के कारण सारा मामला खुल चुका है और वह अपनी समझदारी पर खुश भी होगा कि हीरो को उसने बचा लिया। इस पर भी अब वह तगड़े इंतजाम के साथ कैंप से चलेगा, क्योंकि यह बात अवश्य ही उसके जहन में होगी कि जो एक बार कोशिश कर सकता है वह दूसरी बार भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि हीरे बेशकीमती हैं, बहुमूल्य हैं। उन्हें पाने के लिए कोई जान पर खेल सकता है। देवराज चौहान की खामोश होते ही देविका दीवान बोली। क्या यह जरूरी है कि उस इंस्पेक्टर ने ठीक मौके पर चलने का प्रोग्राम बदल दिया हो? मुझे तो हालात के मुताबिक यही कारण समझ में आता है। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर कहा। फिर भी 1% चांस है कि चलने के समय वैन में ही कोई गड़बड़ पैदा हो गई हो। ऐसा है तो फिर ठीक होने के पश्चात वैन कभी भी कैंप से रवाना हो सकती है, नानक चंद बोला। यह ठीक कहता है। चंबाराम फौरन सीधा हुआ। चिंता मत करो, वैन अभी कैंप में ही है, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। तुम कैसे कह सकते हो? देविका दीवान ने उसे देखा। यहाँ पहुँचने से पहले मैं वैन के बारे में मालूम करके ही आया हूँ। तुमने कैसे और किससे मालूम किया? गुल्लू की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से गुल्लू को देखा। तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा छानबीन करने की चेष्टा मत करो। गुल्लू होठ भींचकर रह गया। कई पलों तक वहां खामोशी छाई रही। अब क्या करना है? देविका दीवान ने देवराज चौहान को देखा। वही जो हम पहले कर रहे थे और करना चाहते थे, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं मालूम करके आता हूँ कि क्या हुआ था और अब आगे वे लोग हीरो के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं। नानक चंद ने आंखें सिकोड़ कर कहा। अगर वे लोग एकदम हीरो को वैन में रखकर वहां से रवाना हो गए तो फौरन हम कोई योजना नहीं बना सकेंगे हीरो को लूटने की। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मेरे होते हुए तुम लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। कम से कम योजना की कमी के कारण हीरे हाथ से नहीं निकलेंगे। जरूरी नहीं कि हर काम ही योजना के मुताबिक किया जाए, कभी कभी हालात के मुताबिक भी करना पड़ता है। नानक चंद ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। मतलब कि झपट्टा मारो और माल पकड़ लो, जैसे चंबा में पकड़ते हो, चंबाराम बोला। तेरे चंबा में कुआं नहीं है? जगमोहन ने मुंह बनाकर उसे देखा। कुआं? भला पहाड़ों में कुआं कहां से आ गया? चंबाराम हैरानी से बोला। तो फिर तू चंबा की सारी भेड़ें कुछ देर के लिए पहाड़ से नीचे गिरा दे, जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। साले को भेड़ों और हीरों का फर्क भी नहीं पता। चंबाराम मुंह बनाकर जगमोहन को देखने लगा। यार, तू मेरी भेड़ों को या मेरे चंबा को कुछ मत कहा कर, चंबाराम ने नाराजगी से कहा। जगमोहन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि भोलापन चंबाराम का असली चेहरा नहीं है। साला एक नंबर का हरामी महाबदमाश है। वैसे आज जो भी हुआ पूरा हुआ।
देविका दीवान ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर चंबाराम और जगमोहन इंदौर में पुलिस के हाथ लग जाते तो और भी बहुत बुरा होता। जगमोहन ने देविका दीवान को देखा। चिंता मत करो, जगमोहन ने कहा, ऐसे किसी भी मौके पर पुलिस मुझ पर हाथ नहीं डाल सकती। क्यों? गुल्लू ने तीखी निगाहों से देखा। क्योंकि चूहे बिल्ली का यह खेल बहुत पुराना है मेरे लिए, बचना आता है मुझे। साला 30 मार खा। गुल्लू झल्लाकर कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान ने घड़ी देखी, फिर कह उठा, मैं हीरों के बारे में ताजा जानकारी मालूम करके आता हूँ। जल्दी जाओ, गुल्लू ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ बातें करते रहें और वे लोग हीरों को वैन में रखकर चलते बने। ऐसा हो गया तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। देवराज चौहान ने घूर कर गुल्लू को देखा। मैंने गलत तो नहीं कहा? गुल्लू जल्दी से बोला। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ, सिर्फ अपनी जुबान काबू में रखो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। गुल्लू ने होठ भींचकर मुंह घुमा लिया। ठीक तभी बाहर से दरवाजे पर हल्की सी थपथपाहट पड़ी। उस थपथपाहट के साथ ही वहां मरघट जैसा सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें एक दूसरे पर गई, फिर दरवाजे पर जाकर स्थिर हो गई। थपथपाहट पुनः हुई। देवराज चौहान होठ भींचकर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि एकाएक जगमोहन उठा। उसके चेहरे पर सख्त भाव उभर आए थे। जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसने हाथ में ली और दरवाजे के करीब पहुंचकर ठिठका। फिर सिटकनी हटाकर थोड़ा सा दरवाजा खोला। हाथ में रिवॉल्वर तैयार थी। गहरे सन्नाटे के साथ सबकी निगाहें जगमोहन पर ही थी। 2 पल बीते। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में डाली और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर लिया। सबकी निगाहें पुनः एक दूसरे पर फिरने लगी। कौन है बाहर? गुल्लू के स्वर में बेचैनी उभरी। जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। आधे मिनट में ही जगमोहन भीतर आया और देवराज चौहान के पास पहुंचा। वही है, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। क्या कहता है? देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। ताजा खबर के बदले 10 और मांगता है। बाहर है? हाँ। ठीक है, मैं उससे बात करके आता हूँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वह 10 और मांग रहा है। कोई बात नहीं, 10 लेगा तो उसके बदले में जानकारी भी तो देगा हमें। जगमोहन का चेहरा बता रहा था कि जैसे वह 10,000 और देने पर राजी नहीं है, बल्कि उसकी मुंडी पकड़कर सारी बात उसके मुंह से उगलवा लेना चाहता है। देवराज चौहान बाहर निकल गया। जगमोहन दरवाजा भीतर से पुनः बंद करके पलटा कि गुल्लू का स्वर उसके कानों में पड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं, जगमोहन ने सिगरेट सुलगाकर लापरवाही से कहा। कौन आया है बाहर? गुल्लू की आंखें सिकुड़ चुकी थी, चेहरे पर व्याकुलता थी। मेरी मौसी का लड़का। गुल्लू दांत भींचकर जगमोहन को घूरने लगा। जगमोहन वापस अपनी जगह पर जा बैठा। तुम मेरी बातों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दे रहे। गुल्लू के स्वर में गुर्राहट उभरी। साला फिर नक्शा मारता है, नानक चंद बड़बड़ाया। जगमोहन के होठ भींच गए। अपना लहजा ठीक कर, कुत्तों की तरह बार बार गुर्राना छोड़ दे। जिस बात से तेरा कोई मतलब नहीं, उसके बारे में तुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, जगमोहन ने शब्दों को चबाकर कहा। गुल्लू जाने क्या जवाब देता, क्या करता, परंतु करीब मौजूद देविका दीवान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका कंधा दबाया तो गुल्लू धीरे धीरे अपनी खतरनाक हालत पर काबू पाता हुआ खुद को सामान्य करने की चेष्टा करने लगा। चेहरा लाल सुर्ख हुआ पड़ा था उसका। उसके बाद तब तक चुप्पी ही रही वहां, जब तक कि देवराज चौहान नहीं आया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।